दोस्तों, जब कभी हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर हमारे ब्रह्मांड किससे बना है। जब हम हमारे आसपास की वस्तुएं देखते हैं तो इन्हें देखकर ये जरूर लगता होगा कि ये वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता है कि प्रत्येक पदार्थ एक एटम से मिलकर बना होता है और एक एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी कि एक एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और हमें यह भी पढ़ाया जाता था कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता उसको एटम कहा जाता है। और हमें यह बताया गया था और एक एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो हम एटम को और अंदर से जानने की कोशिश करते हैं। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। यानी कि हमारा ब्रह्मांड इन्हीं इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्क से मिलकर बना होता है। क्या ये वास्तव में सच है कि हमारा ब्रह्मांड इन्हीं क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। हमारा ब्रह्मांड इन्हीं क्वार्क पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता, क्योंकि इससे हमें यह पता नहीं चलता कि ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा क्वार्क ये सब किन से मिलकर बने होते हैं। इन सब को समझने के लिए आज हम ऐसी थ्योरी की बात करेंगे जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, और उस थ्योरी का नाम है क्वांटम फील्ड थ्योरी। हमारे इस ब्रह्मांड को समझने के लिए यह थ्योरी अब तक की सबसे लोकप्रिय थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रेडिक्शन सही साबित हुए हैं और इस थ्योरी की मदद से इस यूनिवर्स के व्यवहार को अच्छे से समझा जा सकता है। वैसे तो यह थ्योरी काफी एडवांस और कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, लेकिन हम आपको इसको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझने से पहले हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को समझते हैं। एक समय ऐसा था कि जब हम मानते थे कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा रूप एक एटम ही होता है और इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर हमें यह पता चला कि एक एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानने लगे तो इस क्वांटम फिजिक्स ने हमें कुछ नए पार्टिकल के बारे में बताया जिनके बारे में अभी तक हम नहीं जानते थे, तथा इन पार्टिकल को समझने के लिए किसी एक नई थ्योरी की आवश्यकता थी। लेकिन जब ये थ्योरी आई तो इसने कई और पार्टिकल होने का प्रेडिक्शन किया। जब पार्टिकल एक्सीलरेटर में यानी कि द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इन पार्टिकल को हाई एनर्जी के साथ आपस में टकराया तो बाद में हमें कई अन्य प्रकार के पार्टिकल के बारे में पता चला, और हमारे पास इस तरह के पार्टिकल की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने इन पार्टिकल के प्रॉपर्टी के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ा। और यह पार्टिकल इस प्रकार थे: स्पिन, इलेक्ट्रिकल चार्ज, मास और उनके लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब यह होता है कि वह टाइम जब यह पार्टिकल डीके होकर लाइटर पार्टिकल में बदल जाए। इसके लिए हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिससे हम इन सभी पार्टिकल को उनकी प्रॉपर्टी तथा उनके व्यवहार के आधार पर डिवाइड कर सके, और इससे हम ये भी जान सके कि जितने भी फोर्सेस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और इसी को हमने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन सभी पार्टिकल की प्रॉपर्टी के तथा इनका रोल क्या होता है। इस ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी पार्टिकल हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है फर्मियोन्स तथा दूसरा है बोसोन्स। जितने भी मैटर होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए फर्मियोन जिम्मेदार होते हैं, और जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए बोसोन जिम्मेदार होते हैं। अगर हम बात करें फर्मियोन्स की तो उनको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्वार्क्स तथा दूसरा है लेप्टॉन। अगर हम बात करें क्वार्क्स की तो ये 6 प्रकार के होते हैं, और इन्हीं के कारण किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ये क्वार्क्स है: एक पहला अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंथ, टॉप और बॉटम। क्वार्क स्टेबल नहीं होते हैं
और इसलिए ये क्वार्क आपस में मिलकर नए पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिन्हें हम हेड्रोन कहते हैं। और हेड्रोन दो प्रकार के होते हैं, पहला है बेरियंस तथा दूसरा है मीसॉन्स। अगर हम बात करें बेरियंस की तो ये बेरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बेरियंस में ही आते हैं। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना होता है, वहीं एक न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप से मिलकर बना होता है। और बाकी बचे चारों क्वार्क्स अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण हमें नए नए पार्टिकल देखने को मिलते हैं। अगर बात करें मीसॉन्स की तो मीसॉन्स के अंदर एक क्वार्क तथा दूसरा इसका एंटी क्वार्क होता है। अगर हम बात करें लेप्टॉन्स की तो ये वह पार्टिकल होते हैं जो क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, ताउ और न्यूट्रिनो। ये स्टेबल होते हैं जिसके कारण इनको कॉम्बिनेशन होने की जरूरत नहीं होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसे पार्टिकल की बात करता है जो बिना किसी क्यूज के एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनके एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। और इन सभी प्रकार के पार्टिकल को हम वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं और ऐसे पार्टिकल देखे भी गए हैं। इस तरह के पार्टिकल एक खास पैटर्न शो करते हैं। इस तरह के पार्टिकल पेयर यानी जोड़े में पाए जाते हैं, जिससे एक रेगुलर मैटर तथा दूसरा इसका एंटी मैटर होता है। जैसे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बनता है तो यह अपने एंटी पार्टनर के साथ बनता है, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। हालांकि इनका मास तो सेम होता है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज अपोजिट होता है, क्योंकि यह भी एनर्जी के कारण ही बनते हैं। और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो काफी मात्रा में प्योर एनर्जी प्राप्त होती है। और इलेक्ट्रॉन के जैसे ही सभी प्रकार के लेप्टॉन्स के भी एंटी पार्टनर होते हैं। तो अब इन सब बातों से हमें ये पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल होते हैं ये सभी फर्मियोन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के फोर्सेस में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। यानी कि ये केवल पार्टिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि किसी प्रकार के फोर्सेस के लिए। सभी प्रकार के फोर्सेस के लिए बोसोन जिम्मेदार होता है। तो चलिए समझते हैं बोसोन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा बोसोन किस फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बोसोन्स की बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला है फोटोन तथा दूसरा WZ बोसोन तथा तीसरा ग्लूयोन्स तथा चौथा है ग्रेविटोन। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग फोर्स मानते थे, लेकिन अब हम इनको एक साथ कॉम्बाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रूप में जानते हैं। और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटोन के कारण काम करता है। यानी कि बिना फोटोन के ना तो आपका मैग्नेट यानी चुंबक लोहा को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी काम कर पाएगी। अगर हम बात करें चारों फंडामेंटल फोर्सेस की तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दूसरा सबसे वीक फोर्स होता है और इसके कारण बीटा डीके होता है तथा एंटी न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन होता है। और इस फोर्स के लिए WZ बोसोन जिम्मेदार होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स होता है और इसी फोर्स के कारण किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपस में एक साथ रह पाते हैं। और इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूयोन्स। इन चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी तक क्वांटम लेवल पर हमें ऐसा कोई पार्टिकल नहीं मिला जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार हो। लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि किसी ऐसे पार्टिकल का वजूद जरूर होगा और अभी तक इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल को ग्रेविटोन कहा गया है। इस पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने जितने भी पार्टिकल के बारे में अब तक जाना है, इनमें से क्वार्क और लेप्टॉन वे पार्टिकल होते हैं जो किसी मैटर के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और हमने चारों फंडामेंटल फोर्स के कैरी करने वाले पार्टिकल के बारे में भी जाना। इन फंडामेंटल फोर्स के लिए जिम्मेदार बोसोन पार्टिकल की खोज क्वांटम फील्ड के आधार पर की गई थी और यह थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स तथा फील्ड थ्योरी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इसीलिए हम इस थ्योरी को क्वांटम फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में
और साथ में ये भी जानते हैं कि दोनों थ्योरी के कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चला। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करें तो ये क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ये दुनिया काफी साधारण लगती है। यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के फास्ट के बारे में पता कर उसके फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं, तथा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्यूचर को देखकर ये बता सकते हैं कि फास्ट में उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी ग्रह या प्लेनेट के ऑर्बिट और उसके रिवोल्यूशन पीरियड के बारे में पता चल जाए तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि वो प्लेनेट 1 साल पहले कहाँ था और आने वाले 1 साल बाद वो कहाँ होगा। और इसी आधार पर हम सोलर एक्लिप्स तथा मून एक्लिप्स के बारे में काफी समय पहले ही पता लगा देते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो ये हमें ये बताती है कि ये दुनिया जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो इसमें सभी ऑब्जेक्ट या तो पार्टिकल होते हैं या वेव, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट ना तो पार्टिकल होते हैं और ना ही वेव, वो पार्टिकल और वेव के कॉम्बिनेशन होते हैं। और जब तक हम इनको ऑब्जर्व नहीं करते तब तक इनका फॉर्म अलग होता है, पर जैसे ही हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों में से या तो पार्टिकल नेचर शो करते हैं या वेव नेचर शो करते हैं। और इसीलिए क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्यूचर को देखकर ये नहीं बता सकते कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ होगा। क्वांटम फिजिक्स भले ही अजीब क्यों ना हो, लेकिन फिजिसिस्ट यही मानते हैं कि असली दुनिया वही है जो हमें क्वांटम दिखाती है। तो क्वांटम फिजिक्स से हमें यह पता चलता है कि ये दुनिया वो नहीं है जिस तरह से हमें दिखाई दे रही है। इसकी रियलिटी वेव फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट करती है। तो आइए अब हम बात करेंगे फील्ड थ्योरी की। जब हम कभी अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें चारों ओर मैटर की बनी हुई वस्तुएं नजर आती है, और जहां मैटर नहीं होता वो जगह खाली नजर आती है। तो क्या वास्तव में जो जगह हमें खाली नजर आती है, तो क्या वास्तव में वो जगह खाली है? तो इसका जवाब है जी नहीं, वास्तव में वो जगह पूरी तरह से खाली नहीं होती। आइए इसको एक साधारण से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट के सेम पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल एक दूसरे से दूर भागते हैं। यानी आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल को जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो आपको एक फोर्स की मौजूदगी का एहसास होगा। लेकिन ये थोड़ा अजीब है क्योंकि दोनों मैग्नेट के बीच तो खाली जगह होती है, तो ये फोर्स क्या है? असल में जिसे हम खाली स्थान मानते हैं या समझते हैं, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। यानी हमारे इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह पूरी तरह से खाली नहीं होती, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां फील्ड मौजूद होती है। तथा फील्ड थ्योरी भी हमें यही बताती है। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थ्योरी को आपस में जोड़ देते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन से हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी प्राप्त होती है। और यह थ्योरी हमें यह बताती है कि इस ब्रह्मांड में सभी जगह और सभी काल में किसी न किसी प्रकार की फील्ड मौजूद है। उदाहरण के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इत्यादि। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्री पार्टिकल अपना एक फील्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, हिग्स फील्ड, क्वार्क फील्ड और ग्लूऑन फील्ड एक्सेट्रा। और फिजिसिस्ट इन फील्ड को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे स्पेस में एक या एक से ज्यादा नंबर मौजूद होते हैं, और किसी भी फील्ड को कितने नंबर की जरूरत होगी इसको आधार मानकर फील्ड को भी अलग अलग टाइप में बांटा गया है। उदाहरण के लिए हिग्स फील्ड एक स्केलर फील्ड होती है क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक ही नंबर की जरूरत होती है, तथा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फील्ड कहा जाता है क्योंकि इसको स्पेस में नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड को वेक्टर फील्ड कहा जाता है, लेकिन आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल फील्ड को टेंसर फील्ड माना था। जब इन फील्ड्स को एनर्जी मिलती है तो यह हायर एनर्जी लेवल में चली जाती है, जिससे पानी की तरह वहां पर भी रिपल्स बनने लगते हैं, और इन्हीं रिपल्स को हम पार्टिकल कहते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रिपल्स बनते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और इसी तरह से जब क्वार्क फील्ड में रिपल्स बनते हैं तो हमें क्वार्क मिलते हैं। और जैसे ही ये रिपल्स खत्म हो जाते हैं तो उनमें एसोसिएटेड पार्टिकल भी खत्म हो जाते हैं, जिसे हम पार्टिकल का खत्म होना कहते हैं।
इन फील्ड में हम जिस पोजीशन में एनर्जी देते हैं तो वो हमें पार्टिकल के रूप में नजर आते हैं, और जैसे जैसे ये एनर्जी इस फील्ड में फैलती है तो हमें ऐसा लगता है कि वह पार्टिकल मूव कर रहा हो। कुछ फील्ड ऐसी होती है जिनको पार्टिकल उत्पन्न करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि कुछ फील्ड ऐसे होती है जिनको हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन किसी भी फील्ड में पार्टिकल को उत्पन्न करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पार्टिकल का मास कितना होता है। उदाहरण के लिए हिग्स बोसोन, जो कि इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हेवी होते हैं, इन्हें जनरेट करने के लिए हमें लार्ज हेड्रोन की जरूरत पड़ी, जिसमें हमने हिग्स फील्ड को काफी ज्यादा एनर्जी दी और इसके बाद ही हमें हिग्स बोसोन नजर आए। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पार्टिकल कैसे बनते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं। वास्तव में ये फील्ड स्पेस और टाइम में एक ही साथ एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए कई बार इन फील्ड के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है, जिसके कारण फोर्स भी काम करते हैं, और कई बार एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल में भी बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थ्योरी अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है नेचर और रियलिटी को क्वांटम लेवल तक समझने की। लेकिन अभी भी हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को क्वांटम लेवल तक समझने में असफल रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से मैटर का फॉर्मेशन होता है और अलग अलग फंडामेंटल फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।